नमस्कार। श्री राम पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपने ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास में बात कर रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था, जो हमारी कल क्लास हुई थी उसमें हम बात कर रहे थे भारत के भौतिक विभाग। भारत के भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश में हमारी बात चल रही थी प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार की हम प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे थे, और प्रायद्वीपीय पठार में हमने बात कर ली थी प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्रफल की कि 16 लाख वर्ग किलोमीटर में प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है, और भारत की ये सबसे बड़ी भौतिक इकाई है। भौतिक इकाई है, भारत की सबसे बड़ी ये भौतिक इकाई है। जो हमने 6 भारत को भौतिक भागों में बांटा था, उनमें सबसे बड़ा भूभाग यही है। फिर हमने इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर, चौड़ाई 1400 किलोमीटर हमने कर ली थी। फिर हमने उसमें बात की थी मुख्य चोटियों के बारे में और मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। और हमने कल जहाँ से अध्ययन छोड़ा था उसके बाद आगे शुरू करते हैं, उससे आगे शुरू करते हैं। देखिए, हमने कल आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय जो भारत है, प्रायद्वीपीय जो भारत है वो प्रायद्वीपीय भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है उसको अपने कल बना के देखा था। तो प्रायद्वीपीय भारत में हमने देखा था कि यहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ अरावली पर्वतमाला है, यहाँ जो है, और इस भाग में मैंने बताया था काठियावाड़ का पठार है। यहाँ पर काठियावाड़ का पठार, और इस काठियावाड़ के पठार पर यहाँ गिर पहाड़ी थी। क्या थी? गिर पहाड़ी। काठियावाड़ के पठार में यहाँ क्या थी? गिर पहाड़ी थी। इसके बाद हम बात करते हैं, अरावली पड़ी थी। अरावली के ऊपर हमने, अरावली से इस साइड यहाँ मैंने बताई थी आपको विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, और इसके नीचे मैंने आपको बताई थी सतपुड़ा पर्वतमाला। देखिए, पहाड़ी और पर्वतमाला में अंतर क्या होता है। पर्वतमाला जो होती है वो एक पहाड़ का सतत रूप होता है, एक पहाड़ी प्रदेश का सतत रूप होता है। काफ़ी किलोमीटर लंबा जो भाग होता है उसे हम पर्वतमाला कहते हैं। जिससे एक मोतियों की माला, कई मोतियों को जोड़कर माला बनाई जाती है, उसी प्रकार कई पहाड़ियों को जोड़कर, एक साथ जोड़कर उसको, जो उसका लंबा आकार होता है, उसे पर्वतमाला कहते हैं। भारत में बहुत सारी पर्वतमालाएं हैं, उसमें सबसे प्राचीन जो पर्वतमाला है वो अरावली है, और सबसे नई जो पर्वतमाला है वो हमारा हिमालय पर्वत है। देखिए, हमने बात की थी अरावली पर्वतमाला की। अरावली पर्वतमाला राजस्थान, गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है, और राजस्थान के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, जिसे मध्यवर्ती अरावली प्रदेश कहते हैं। इसके बाद हम करते हैं विंध्याचल पर्वतमाला, और विंध्याचल पर्वतमाला के हमने कई भाग किए थे। तो विंध्याचल पर्वतमाला में हमने जो कल भाग किए थे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर विंध्याचल पर्वतमाला है,
विंध्याचल पर्वतमाला के पास यहाँ कैमूर पर्वतमाला है, या बांडेर पर्वतमाला है, यहाँ आपका राजपीपला की पहाड़ी और यहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सतपुड़ा जो पर्वतमाला है इसमें भी कई पर्वतमाला है, और विंध्याचल पर्वतमाला और इनके बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी है, और यहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं, हम आगे उसके पूरे विस्तार से देखते हैं भारत को। देखिए ये हमने मुख्य मुख्य पर्वत श्रेणियां बनाई है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंदर जो मुख्य रूप से पर्वत श्रेणियों के अंदर मुख्य मुख्य पठार है और मुख्य पर्वत श्रेणियां, उसके बारे में अपने बात कर रहे थे। काठियावाड़ का पठार मैंने आपको बताया था गुजरात के अंदर है और जिसमें गिर की पहाड़ियां हैं। अरावली पर्वतमाला जो है वो हमारा राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के मध्य भाग से होकर ये गुजरती है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए जो हमारा विंध्याचल पर्वतमाला है ये 4-5 पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है। विंध्यन पर्वतमाला, कैमूर श्रेणी, बांडेर श्रेणी, इसके बाद राजमहल की पहाड़ियाँ, राजपीपला की पहाड़ियाँ, ये आपस में कई पहाड़ियों से बन के और ये विंध्याचल पर्वतमाला श्रेणी पूरी होती है। इसके ऊपर हजारीबाग है और इसके नीचे छोटा नागपुर का पठार है। देखिए हम विंध्याचल पर्वतमाला के अंतिम भाग की बात करें तो यहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। देखिए विंध्याचल पर्वतमाला के ऊपर दक्कन का पठार है और विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा जो पर्वतमाला है इसके बीच में नर्मदा नदी बहती है। हम कह सकते हैं कि विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा के पर्वत के बीच में जो भ्रंश घाटी है उससे हम जो मैकाल श्रेणी से निकलकर ये नर्मदा नदी निकलती है। आगे हम बात करें अमरकटक से, आगे बात करते हैं हम मैकाल श्रेणी से सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी से, पहाड़ी से, मैकाल पहाड़ी से ये अपने ताप्ती नदी निकलती है और ये अरब सागर में जाके गिरती है। यहाँ छोटी छोटी बीच में हमारी जो मध्य उच्च भूमि है इसमें आपको छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखेगी, जैसे महादेव पहाड़ियाँ हैं, सतमाला पर्वत श्रेणी है, बालाघाट पर्वत, ये देखिए महादेव पहाड़ियाँ हैं, ये आपका सतमाला पर्वत श्रेणी है, बालाघाट पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे आपको तेलंगाना का पठार मिलेगा, यहाँ आपको बस्तर का पठार मिलेगा, यहाँ आपको दंडकारण्य पठार मिलेगा, यहाँ आपको गढ़ जात की पहाड़ियाँ मिलेगी। तो ये जो है, और हम थोड़ा दक्षिण में जाते हैं तो ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, ये पालकोंडा की पहाड़ी है। और इसके बाद में ये जो पहाड़ी है ये तमिलनाडु के अंदर है, मेलागिरी पहाड़ी या मल्यगिरी पहाड़ी। इस पहाड़ी का ध्यान रखना, मेलागिरी पहाड़ी या मल्यगिरी जो पहाड़ी है ये चंदन वनों के लिए प्रसिद्ध है। इसके नीचे एक छोटी सी पर्वतमाला है जिसका नाम है जावड़ी पहाड़ी। इसके नीचे यहाँ एक छोटा सा है, इसका नाम है शेवाराय पहाड़ी। देखिए हम नीलगिरी के दक्षिण में बात करते हैं, ये नीलगिरी पर्वत है और नीलगिरी जो पर्वत है, हम नीलगिरी की अगर बात करें तो नीलगिरी पर्वत है, ये हमारा दक्षिणी जो घाट है और हमारा जो पूर्वी घाट है इसको आपस में जोड़ने का काम करती है। तो दोनों घाट है जो नीलगिरी पर्वत आपस में आके मिलते हैं। और फिर हम बात करते हैं दक्षिणी भारत की, जो दक्षिण में जो है नीलगिरी के दक्षिण में ये है हमारी अन्नामलाई पर्वत। अन्नामलाई पर्वत जो चोटी है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं अनाई मुंडी चोटी। अन्नामलाई पर्वत चोटी की सबसे जो ऊंची चोटी है वो अन्नामलाई की अनाई मुड़ी है। और इसके जो दक्षिण में हमें बिल्कुल भारत के दक्षिण में पर्वत श्रेणी है या पहाड़ी है जो इसका नाम है इलायची की पहाड़ियाँ बिल्कुल कन्याकुमारी के ऊपर है। और इलायची के पहाड़ियों के इधर इसे पूर्व में बात करें तो कोडरमा की पहाड़ियाँ हैं। तो हम बात कर रहे थे इनके बारे में, इनका थोड़ा विस्तार से अपने चर्चा कर लेते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है ये अरब सागर में अपना जल डालती है और बाकी सारी की सारी नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती है। मात्र यहाँ सोन नदी और चंबल नदी उत्तर दिशा में बहती है। हमने बताया था यहाँ पर्वत से निकलने के बाद में 2 नदियाँ ऐसी है, चंबल और सोन नदी, जो आपके उत्तर की ओर बहती है।
इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु, हमें मैंने बता दिया था नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो दोदा बेटा है। नीलगिरी पर्वत की, जैसे अपने नीलगिरी पर्वत, ये नीलगिरी पर्वत है, इस नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। दोदा बेटा, दोदा बेटा जो चोटी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे हम बात करते हैं पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट में हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी हम देख लिया, ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है और इस पश्चिमी घाट में हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी है, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी है। और पश्चिमी घाट में हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो कलसूबाई है। कलसूबाई हमारा जो पश्चिमी घाट है, ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट की जो हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी है, इस पश्चिमी घाट का नाम है हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी और यहाँ पे कलसूबाई है। इसकी देखिए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कलसूबाई है। जबकि हमारा ये जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी जो घाट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है महेंद्रगिरी। महेंद्र जो गिरी है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो महेंद्रगिरी है, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो कलसूबाई है। हिमालय पर्वत से लेकर, हिमालय पर्वत देखो उत्तर में भारत के हिमालय पर्वत से लेकर नीलगिरी के बीच में सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है 1722 मीटर। आगे हम बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी। छोटा नागपुर का पठार, ये देखिए छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर है और छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है पार्श्वनाथ। कल मैंने बताया था ये पार्श्वनाथ ही है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, पार्श्वनाथ सबसे ऊंची चोटी है वो पार्श्वनाथ है। आगे हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के बिल्कुल दक्षिण में अवस्थित, प्रायद्वीपीय भारत के बिल्कुल दक्षिण में स्थित कौन सी है? इलायची की पहाड़ी। आगे हम बात करते हैं सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा, ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो धूपगढ़ है। इसके बाद कहते हैं उर्मिल मैदान पाया जाता है मालवा के पठार में। उर्मिल मैदान कहाँ पाया जाता है? मालवा के पठार में पाया जाता है और खड्ड अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। ये भारतीय प्रायद्वीपीय में से मालदा गैप को अलग करता है। भारतीय प्रायद्वीप से, ये देखिए हम बात करते हैं ये जो हमारा असम है या जो हमारा मेघालय के अंदर ये थोड़ा हिस्सा आता है पर्वतीय भाग, ये जो हिस्सा है वो हमारे इस प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इस जो हमारा पूर्वी पठारी प्रदेश या पूर्वी जो है और ये हमारा ये दक्षिण का पठार है, इसको अलग करता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है? मालदा गैप है। तो हम कह सकते हैं मालदा गैप किसको अलग करता है? मालदा गैप जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत को हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है इससे अलग करता है। हम बात करते हैं हमारे मेघालय के अंदर गारो खासी जयंती ये जो पहाड़ियाँ हैं ये सारी की सारी पहाड़ी है जो अपने मेघालय के अंदर है। मीकर पहाड़ियाँ हैं वो भी है। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप अलग करता है मेघालय के पठार को। मेघालय के पठार की सबसे ऊंची शिखर कौन सा है? शिलोंग है। कोडरमा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? केरल और कर्नाटक की सीमा के ऊपर है। कौन सी पर्वत श्रेणी चंदन के वनों के लिए जानी जाती है? मल्यगिरी, मैंने बता दिया था पूर्वी घाट के ऊपर है। धुआंधार जलप्रपात स्थित है जबलपुर में। केरल व तमिलनाडु को आपस में कौन जोड़ता है? पाल घाट। कार्बी एनालॉग पहाड़ी स्थित है असम में। इसके बाद मैंने आपको बताया था पश्चिमी घाट के बारे में, मैंने आपको बता दिया था पश्चिमी घाट में जो है वो पश्चिमी घाट में मैंने आपको बता दिया था ये जो हमारा पश्चिमी घाट है और यहाँ से 16 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर एक रेखा गुजरती है। ये हमारे पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटती है। ऊपर
देखिए पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, कल भी बताया था पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। और ये जो हमारी 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये सह्याद्री को 2 भागों में बांट देती है, एक उत्तरी सह्याद्री होती है, एक दक्षिणी सह्याद्री होती है। तो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री आपस में बांट देते हैं। अब देखिए उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है वो कलशुबाई है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है वो केंद्रेमुख है। उत्तरी सह्याद्री जो है, उत्तरी सह्याद्री ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री है ये नीस व ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। अब हम बात करते हैं हम बात करते हैं नया टॉपिक। आज आगे हमारा है थार का मरुस्थल, ये भी हमारे इसके अंदर जुड़ा हुआ है, थार का मरुस्थल। देखिए थार के मरुस्थल की विस्तार से तो हम चर्चा करेंगे। राजस्थान का हमारा जो BA सेकेंड ईयर का वीडियो आएगा जिसमें राजस्थान का भूगोल है और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में बात करेंगे, लेकिन यहाँ हमें पढ़ना है महान भारतीय मरुस्थल। महान भारतीय मरुस्थल, महान भारतीय मरुस्थल। महान भारतीय मरुस्थल में थार का मरुस्थल जो है वो पाया जाता है। तो हम थार का मरुस्थल के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए थार का मरुस्थल जो है भारत में और पाकिस्तान में पाया जाता है, लेकिन अगर देखें थार का जो मरुस्थल है ये एक गर्म मरुस्थल है। क्या है? एक गर्म मरुस्थल है। देखिए मरुस्थल मैंने 2 प्रकार के बताए हैं, एक ठंडा मरुस्थल होता है, एक गर्म मरुस्थल होता है। लेकिन थार का जो मरुस्थल है वो गर्म मरुस्थल है और यह अरावली के पश्चिम दिशा में पाया जाता है। अरावली के पश्चिम दिशा में पाया जाता है। और ये पाकिस्तान भारत की अगर बात करें तो अगर भारत के केंद्र में देखें तो पाकिस्तान के पूर्व में स्थित है। आगे देखिए मरुस्थल का अर्थ होता है कि ऐसी जलवायुवीय दशाएं जहां पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है या वनस्पति के उत्पन्न होने में उसके जो जलवायु संबंधी कारक होते हैं उसका विपरीत प्रभाव होता है, तो उसे अपने मरुस्थल कहते हैं। जो एक सामान्य जो जलवायु होती है और सामान्य जो जीवन शैली होती है उससे जो लोग दूर उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है एग्रीकल्चर वगैरह पे, वो वनस्पति वगैरह नहीं हो पाती। दूसरी बात, जितने भी विश्व के महान मरुस्थल आते हैं उसमें जो निवास करने वाले जो लोग होते हैं वो आदिम जनजाति के लोग ज़्यादा निवास करते हैं। यहाँ पर जो मरुस्थलों में जो निवास करने वाली जाति है वो आदिम जनजातियाँ होती है और वो निवास करती हैं, और उनका जो सामाजिक जो ढांचा होता है वो बहुत ही वर्तमान सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ होता है। आगे हम बात करते हैं थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल जो है 33 महासागर का या भारतीय महान मरुस्थल है जो 33 महासागर का अवशेष है 33 महासागर का। और थार का मरुस्थल है वो राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान के अंदर, भारत में राजस्थान में पाया जाता है। और वैसे हमारा थोड़ा भाग हरियाणा में, थोड़ा पंजाब में, थोड़ा गुजरात में भी है, लेकिन भारत के जो थार का मरुस्थल है उसका 62% राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग जो है वो थार के मरुस्थल का है। इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा जो वीडियो आएगा, जो हमारा BA सेकेंड ईयर की जो वीडियो चल रही है राजस्थान का सामान्य परिचय में, राजस्थान का भौतिक विभाग है, उसके अंदर हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा आएगा तटीय प्रदेश व द्वीप समूह, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।